मॉडर्न इंडिया। क्यों पढ़ना चाहिए? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? बताइए आप। सर इसमें से ये सर मॉडर्न इंडिया से सर इसकी वेटेज ज्यादा है सर, प्री एंड मेंस दोनों में। करंट से कोरिलेट करने में हेल्प करता है। वेटेज सर सबसे ज्यादा है इसका सर। क्या है सबसे ज्यादा? वेटेज ज्यादा है इसका सर। वेटेज सर करंट इशू से कोरिलेट करने में हेल्प करता है सर। ओके। अगर बहुत जनरल सेंस से तुम लोग सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, मैं उससे थोड़ा सा ऊपर जाके बात करता हूँ। जनरल स्टडीज में देखो हमारी प्राथमिकता, जैसे मैं पहले दिन से ही सबको कह रहा हूँ कि हमें प्राथमिकता समझनी है जनरल स्टडीज क्या होता है और जनरल स्टडीज के मायने क्या होने चाहिए। जनरल स्टडीज अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको यूपीएससी सेलेक्ट करेगी, आपको यूपीएससी ट्राई कर रही है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक, कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को ज्वाइन करिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में वो हमेशा ऐसे आदमी को लेना चाहेगी जिसे भारत की समझ हो, क्योंकि आप उसे भारत के एक हिस्से की जिम्मेदारी, चाहे वो पुलिस की जिम्मेदारी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी हो, रेवेन्यू की जिम्मेदारी हो, किसी भी चीज की जिम्मेदारी हो, परंतु वो आपको जब वो जिम्मेदारी दे रही है, यूपीएससी चाहती है कि आपका नाम रिकमेंड करके भेजे, तो रिकमेंड करने से पहले वो आपको ये देखना चाहेगी कि आप भारत को कितना समझते हैं, भारत को आप कितना जानते हैं। और भारत को कितना जानते हैं वही जनरल स्टडीज है। भारत और अंतरराष्ट्रीय इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो भारत को प्रभावित कर रही हैं, भारत की नहीं है परंतु भारत को प्रभावित कर रही हैं। चीन में क्या हो रहा है, यूएसए में क्या हो रहा है, यूएन में क्या हो रहा है, ये सब चीजें भी भारत को प्रभावित करती हैं। तो इसलिए हमें इंटरनेशनल पूछा जाता है, पॉलिटी इसलिए पूछी जाती है कि भाई पॉलिटी हमारे देश की व्यवस्था चलाने के काम आती है, जो बुनियादी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो हमें पता होना चाहिए। अब एक सवाल ये आता है कि हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, पहली बात कि इतिहास का क्या रोल होता है, क्यों हमें इतिहास को जानना चाहिए, और इतिहास में भी हम विशेष रूप से महत्व देते हैं मॉडर्न इंडिया को। क्यों महत्व देते हैं इतना ज्यादा आधुनिक भारत को, क्यों इतना ज्यादा महत्व देते हैं? हर साल इससे 10-12 सवाल आते हैं, तो ऐसा क्या है इसमें जो ये यूपीएससी के लिए इतना फेवरेट होता है? ये कुछ बड़े बेसिक सवाल हैं और इनको हमें समझना चाहिए। समझेंगे तो हम विषय का महत्व समझेंगे, उसकी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। खाली नंबर के तौर पे भी खैर देखना होता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, पर नंबर से भी थोड़ा सा ऊपर उठ के देखें कि हमारे को क्यों ये यूपीएससी पूछेगा, तो हम वही चीज को याद करें। मैं इसीलिए आपको हमेशा ये बोलता हूँ, पहले दिन से ही बोल रहा हूँ कि लेट्स ट्राई टू रीड यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी इज ट्राइंग टू असेस अस, वो हमारी जांच करना चाह रही है, हम यूपीएससी की जांच करें कि भाई ये यूपीएससी है क्या, यूपीएससी सोचती क्या है, यूपीएससी जब पेपर सेट करती है तो सेट करती कैसे है, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करें। उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, तो ये अगर हम समझेंगे और ये समझ के तैयारी अभी से करेंगे तो वो जो फाइनल डे है, डी डे है, तो डी डे तक हमारा जो स्तर होगा वो यूपीएससी से अलाइंड हो जाएगा, और जो यूपीएससी से या कोई भी एग्जाम लेने वाली कंडक्टिंग बॉडी है उससे अगर अलाइंड होगा तो निश्चित रूप से हमारी सक्सेस के चांसेस कहीं ज्यादा हो जाएंगे। तो ये मॉडर्न इंडिया का की जो है, अगर हम बात करें केवल कि मॉडर्न इंडिया क्यों महत्वपूर्ण है, जनरल बात तो ठीक है। अब जनरल स्टडीज में जब हम बात करते हैं तो आधुनिक भारत को समझने के लिए हमें उसका इतिहास भी जानना चाहिए, ठीक है, इतिहास भी हमें जानना चाहिए।
और इतिहास में भी बहुत वो हिस्सा जो हमारे सबसे नजदीक है। जैसे इतिहास का कुछ हिस्सा है, अब वो इतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। इतिहास किसी भी देश का जानने के लिए, किसी को भी इतिहास जानना चाहिए, हमें इतिहास के प्रति संजीदा होना चाहिए। मेरा इतिहास के प्रति विशेष लगाव है। अगर आपने देखा हो, मतलब मुझे मुझे हमेशा ये इतिहास, हिस्ट्री एंटाइज करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको देखना, जानना। पहले के लोग क्या सोचते थे, कैसे करते थे, क्यों करते थे। जैसे वर्ल्ड वॉर है, तो मतलब मेरा विशेष इंटरेस्ट है इसमें, विश्व युद्ध में। अभी भी अगर आपने ध्यान दिया हो, मैं भी देख रहा था कल कुछ जो, वैसे मैं ज्यादा मूवी नहीं देखता, पर मैं 10-20 मिनट मूवी देखता हूँ जस्ट टू रिलैक्स माई सेल्फ। एक इनग्लोरियस बास्टर्ड्स करके एक मूवी है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 पर ही बेस्ड है, उसे देख रहा था। तो उस समय के लोगों के जहन में क्या चीजें होंगी, ठीक है? तो उसे जब हम जानते हैं तो उससे हमें आज का पर्सपेक्टिव, इतिहास मतलब वैसे डेड सब्जेक्ट है इतिहास के बारे में। जब हम छोटे होते थे तो भाई हम अकबर, हुमायूं कौन कब किसका बाप है, ये जान के क्या करेंगे, इस तरीके की समझ थी। और मतलब दुख की बात, दुखी अजीब बात ये है, मैं छोटा था तब मुझे इतिहास बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे सोशल साइंस अच्छे सब्जेक्ट नहीं लगते थे। मुझे आई वॉज नॉट वेरी गुड इन सोशल स्टडीज, जो एक विषय है हम लोग जो हाई स्कूल तक पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज सब्जेक्ट, उसमें बहुत अच्छा नहीं था। और कहीं ना कहीं वो दिमाग में क्या होता है कि सब लोग, जैसे कई चीजें होती है, शायद आप लोग भी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, जब हम छोटे होते हैं तो कई काल्पनिक सत्यों पर, जो एक अवधारणा होती है सबकी पॉपुलर अवधारणा पर ज्यादा विश्वास करते हैं। जैसे इतिहास को लेके या सोशल स्टडीज को लेके, आप में से कोई है ऐसा जिसको ये चीज लगती हो कि सोशल स्टडीज बेकार सब्जेक्ट है, हिस्ट्री बेकार सब्जेक्ट होता है? कम से कम बचपन में ये बात लगती है। बहुत सारे होंगे शायद, जो यस खासकर सर। साइंस और यस मैथ सर। वाले बच्चे अच्छा होते हैं नहीं ना, लगता। उनके दिमाग में ये चीज घर कर दी जाती है, होती नहीं है, कर दी जाती है। मुझे ऐसा लगता है लोग, आसपास के लोग कह कह के ना उनके दिमाग में ये डाल देते हैं कि सोशल स्टडीज तो बेकार सब्जेक्ट होते हैं और ये नॉन साइंटिफिक सब्जेक्ट होते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। सोशल स्टडीज आर इक्वली साइंटिफिक, ओनली दैट वी डोंट अंडरस्टैंड इट्स साइंस, बट इट्स अ वेरी साइंटिफिक सब्जेक्ट। बट हमारे दिमाग में डाला जाता है, हमारे दिमाग में ये डाला जाता है कि भाई ये सब्जियां, हरी सब्जियां विशेष रूप से, हम लोग शायद बचपन में तोरई, टिंडे, जिनके नाम बहुत अच्छे नहीं होते हैं, उन सब्जियों को हम नहीं खाते, चाहे वो अच्छी भी होती हैं। आज मैं सोचता हूँ कि इतनी बुरी नहीं होती, काफी टेस्टी होती हैं, पर बचपन में ऐसी सब्जियां हम नहीं खाते क्योंकि वो हमें अपने पीयर ग्रुप का एक प्रेशर, अपने आसपास के लोगों का जो होता है कि सब लोग जो है हरी सब्जी नहीं खाते तो हम भी नहीं खाएंगे। तो ऐसे मतलब ये अवधारणा कैसे दिमाग में जाती है पता नहीं, पर ऐसी होती है, हम सबके दिमाग में होती है। तो ऐसी अवधारणा मेरे मन में भी थी सोशल स्टडीज को लेके। बाद में जाके ये इतिहास को लेके मतलब मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ जब मैं कॉलेज में था। मेडिकल कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ना बड़ा फनी होता है। फिर मैं, मेरे को शौक था तो मैं हिंदी लिटरेचर या हिस्ट्री में उस समय भी पढ़ लेता था जब मैं कॉलेज में हुआ करता था। और उसके बाद मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप होता गया, लगातार बढ़ता गया, और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है हिस्ट्री को पढ़ना, जानना। क्योंकि हिस्ट्री जो है नंबर वन, हमें एक पर्सपेक्टिव देती है, पीछे हुआ क्या था, आगे क्या होगा। अगर आपको आगे का कुछ जानना है तो आपको पीछे का समझना होगा। जैसे स्टैटिक्स वाले लोग करते हैं ना, एक ग्राफ बनाते हैं, हमारी पिछले साल 10% ग्रोथ हुई, उस अगले साल 20 हुई, उससे अगले साल 30 हुई, तो हमारी प्रोजेक्टेड ग्रोथ 40% होनी चाहिए इस साल। तो ये जो 40% का नंबर है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पता है 10, यहाँ पता है 20, यहाँ पता है 30। तो ये जो ग्राफ है, ऐसे ही हिस्ट्री है, ये हमें अपना हमारा ग्राफ बताती है, तो हमें एक पर्सपेक्टिव देती है। दूसरा, ये हमें कॉन्फिडेंस देती है। इतिहास हमें कॉन्फिडेंस देता है, ये विश्वास दिलाता है कि नहीं, कोई भी चीज है वो संभव है। ऐसा कि पहले भी ऐसा हो चुका है, जो चीज पहले हो चुकी है वो दोबारा भी हो सकती है।
तो कॉन्फिडेंस बहुत देती है हमें। हमें प्राइड देती है। कॉन्फिडेंस मतलब उसी को कॉन्फिडेंस को प्राइड भी बोलते हैं। हमें अपना जो भी अगर किसी को खत्म करना है तो उसका इतिहास खत्म कर दो। किसी भी देश समाज को खत्म करना है तो सबसे पहला काम क्या करो, उसका इतिहास खत्म कर दो। उसको ऐसा एहसास दिला दो कि वो था ही नहीं, कभी था ही नहीं, बस अभी पैदा हुआ है। तो किसी भी देश समाज को कमजोर करना है, लोगों को कमजोर करना है, तो उसको इतिहास को, अरे आप लोग क्या हो, आप लोग तो, जैसे भारत के संदर्भ में ही अंग्रेजों ने भी इस चीज को कुछ हद तक करने की कोशिश की कि भाई भारत के इतिहास को डिस्टॉर्ट करने की भी कोशिश की गई। तो ये चीज लोग करते रहे हैं। हमारे समाज में भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन होते हैं, जैसे इतिहास की भी जो जो अभी तक की भी पर जो काम हुआ है वो बहुत सीमित है। जैसे इतिहास में अभी भी जो काम है वो इलीट्स के लिए काम हुआ है। राजा क्या करते थे, है ना। हम इतिहास जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, अकबर पैदा हुआ, अकबर का पिताजी कौन था, हुमायूं था, हुमायूं का पिताजी बाबर था, बाबर कब आया, हुमायूं कब आया, ये वाला इतिहास हम पढ़ते हैं। हम आम लोगों का इतिहास नहीं पढ़ते। आम लोग क्या करते थे उस समय पर, आम लोग क्या कर रहे थे जब अकबर था, उसके बाद में लोग क्या करते थे, वो इतिहास। अब थोड़ा सा एक ट्रेंड है जब इतिहास को इस तरह से पढ़ा जाता है, बट आम लोग क्या करते हैं, कर रहे थे, इसके बारे में हम इतिहास में कम फोकस करते हैं। राजा या इलीट लोग भी महत्वपूर्ण हैं, पर आम लोग भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे जो छोटी छोटी मतलब जो कम्युनिटीज हैं, उनका, समुदायों का इतिहास नहीं है हमारे पास। और कुछ कुछ जो बड़े समुदाय हैं, जो विकसित समुदाय हैं, उनका उन्होंने अपना इतिहास इकट्ठा किया है। पर खासतौर में जो वंचित समुदाय है, वंचित समुदाय के पास अपना इतिहास नहीं है। उसे खुद नहीं पता कि उसका इतिहास क्या था, वो क्या करता था, वो उसके लोग क्या करते थे, कब क्या तब्दीली आई, कैसे वो तब्दीली आई, वो सब हम नहीं जानते हैं। तो इतिहास के लिए हमें वो जानना जरूरी है, क्योंकि ये इतिहास हमें आने वाला कल बताएगा, पर्सपेक्टिव देगा। तो हमें अपने वंचित इतिहास में उसका अगर पर्सपेक्टिव चाहिए, महिलाओं का इतिहास, क्या महिलाओं की जो आज स्थिति है वो महिलाओं की स्थिति हमेशा से ऐसी थी? तो वो ये सब कुछ बेसिक सवाल है जो हमारा इतिहास आज नहीं दे पाता है, और उसे देना चाहिए। इतिहास हमें प्राइड देता है। जैसे महिलाओं की बात करें, महिलाओं की जैसी स्थिति आज है हमेशा ऐसी नहीं थी। महिलाओं को, बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लग सकता है, लड़कियों को ऐसा लग सकता है कि भाई लड़की का जन्म ही खराब होता है। ऐसा बोलते हैं ना कि लड़कियों का तो जन्म ही बेकार है, लड़कियां आपस में बात करती हैं, औरतें आपस में बात करती हैं, तो ये बात को बोलती हैं। पर क्या ये हमेशा के लिए सत्य है? नो सर ऋग्वैदिक काल में वुमेन्स की स्थिति बहुत अच्छी थी। वुमेन की स्थिति हमेशा ऐसा नहीं था। तो वुमेन की स्थिति पहले बहुत अच्छी थी, बहुत असर्टिव थी। सिंगल वुमेन इंडिया में रहती थी, जो आज भी हम नई चीज सोच सकते हैं। एक टाइम में सिंगल वुमेन रहती थी, काफी सारी महिलाएं अकेली रहती थी। ठीक है, आज भी सिंगल वुमेन हम नहीं सोच सकते, पर एक टाइम था जब सिंगल वुमेन भी रहती थी। हेलो सर। हाँ सर पहले वीमेन की जो स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। जैसे पहले मतलब सती प्रथा के लिए जब उन लोग को, मतलब जैसे उनका कोई हस्बैंड डेथ कर जाता उनके साथ बहुत उनको भी बहुत जला दिया जाता था। रीसेंट इतिहास की बात कर रहे हैं, बहुत रीसेंट इतिहास की बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया ऋग्वैदिक काल में, उसके बाद के श्रमण पीरियड में, अशोकन और गुप्तन एरा तक, गुप्ता एरा तक भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल बहुत से खराब नहीं थी। जो स्थिति आप अरेंजमेंट बात शुरू कर हुआ। रहे हो, सती वगैरह, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। ये इतिहास की कमजोर समझ है, जिसके कारण हम ऐसा सोचते हैं कि हमेशा से सती होता है। ऐसा नहीं है। सती कोई हमेशा से होने वाली चीज नहीं थी। एक समय था जब महिलाओं पर बहुत अधिकार थे, महिलाओं के पास बहुत अधिकार थे। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप लोग शायद इस कंसेप्ट को समझते हो, सिंगल विमेनहुड। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो शादी नहीं करना चाहेंगी, ठीक है, अकेले रहना चाहेंगी, सर अकेले अपने महिलाओं के बच्चे साथ संभाल। कुप्रथाओं का आरंभ उत्तर वैदिक काल से शुरू होता है सर। हाँ, अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि कहाँ से क्या शुरू होता है। हम एक जनरल पर्सपेक्टिव, जनरल बात ही कर रहे हैं
कि महिलाओं की जो स्थिति है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। तो महिलाओं की स्थिति बदली हुई थी। जो वंचित समुदाय हैं उनकी स्थिति बहुत डिफरेंट थी। एक समय था जब वंचित समुदाय शासन कर। देखो आप लोग ना बीच में बोला करो तब जब मैं बोलूं, ठीक है, जब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं। बीच में बोलना अच्छी चीज नहीं होती है, इट्स नॉट गुड मैनर। अगर कोई आपका टीचर या कोई भी बोल रहा है तो ये चाहे ऑनलाइन क्लास है पर फिर भी आपको समझना चाहिए कि बीच में बोलना अच्छी चीज नहीं है। बोलना चाहते हैं, आपके पास तरीका है। मैंने कल भी आपको बोला था कि आप लोग हाथ खड़ा करें और बोले, या मैं आपको बोलूं, आपसे पूछूं तब आप बोले। अच्छा, तो ऐसे ही और समुदाय हैं, उनके इतिहास भी अलग है। जो आर्यों के आने से पहले एक संस्कृति है हड़प्पा संस्कृति, आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी। तो हड़प्पा संस्कृति के लोग कौन थे, कौन लोग वो थे, कौन वो मूल निवासी थे जो यहाँ पर उससे भी पहले के समय से रहते आते थे, कैसे वो व्यापार करते थे, कैसे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना बड़ा करते थे। तो ऐसा बहुत कुछ है, ऐसा बहुत कुछ है हमारे इतिहास में जिसको यदि हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो चीज हम सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा तो होता आया है, वो चीज सही नहीं है। ये होता आया है, अभी कोई चीज 500 साल से होती है चली आ रही है, कोई 1000 साल से चली आती जा रही है। अब भारत की बात करते हैं कि भारत बहुत गरीब देश है। भारत हमेशा गरीब देश नहीं है, बहुत रिसेंट पास्ट तक अच्छा खासा अमीर देश था, दुनिया के वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज में होता था। मतलब अगर हम इसके मुगल काल में देखें तो मुगल काल में भारत की स्थिति ऐसी होगी कि अगर टॉप 10 कंट्रीज में शायद आता होगा। अगर जीडीपी उस समय भी नापी जाती और जीडीपी के अनुसार देशों की रैंकिंग की जाती जैसी की जाती है तो शायद टॉप 10 या टॉप 3 में भी होता, 2-3 देशों में भी आता। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 1600-1700 तक में ये स्थिति है जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, ठीक है। तो भारत शायद पहले 10 या पहले 5 देशों में आता जीडीपी के अनुसार, या उससे भी ऊपर आता। तो हमेशा भारत गरीब देश था ऐसा भी नहीं, पर इतिहास बदलता है, इतिहास बदलता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है समझने के लिए, इसीलिए इतिहास का महत्व है। इतिहास हमें ये बताता है कि चीजें स्टेशनरी नहीं होती, कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। कोई भी चीज आपको कितनी भी जटिल लगे, कितनी भी मुश्किल लगे कि यार ये नहीं हो सकता, वो भी चीज स्थायी नहीं है। यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। आपको अर्थ के इतिहास से शुरू करेंगे, अगर पृथ्वी का इतिहास 4.5 बिलियन ईयर्स का जो इतिहास है, 4.5 अरब साल का, उसमें सब कुछ बदला है। कई बार हमें आज के समय में लगता है कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, दुनिया खत्म, जीवन खत्म हो जाएगा। जीवन खत्म नहीं होता। धरती पे ऐसा 6-7 बार हो चुका है जब जीवन खत्म होने की कगार पे पहुंच चुका है, मास एक्सटिंक्शन हुआ है, और उसके बाद जीवन अपने आप को रीस्टोर कर लेता है। ये है कि हम और आप नहीं रहेंगे, इंसान और ऐसे लोग खत्म हो जाएंगे, पर जीवन खत्म नहीं होगा, जीवन अपने को रीस्टोर कर लेगा। तो जीवन उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज है, हम सबसे शक्तिशाली है जीवन, लाइफ। लाइफ इज वेरी पावरफुल, लाइफ इज नॉट सो वीक कि इंसान भी उसको खत्म कर सके। इंसान का ये जो भ्रम है कि हम जो है जीवन को खत्म कर देंगे, बहुत सी फिक्शनल मूवी है इस लाइन पर, वो संभव नहीं है। तो ऐसे ही हमारा मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत हमें ये बताता है कि भारत बना कैसे, भारत की लड़ाई हुई कैसे, भारत के बनने में किन लोगों ने क्या योगदान दिया, भारत का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो संविधान है, वो आखिर ऐसा क्यों बना, हम जो आज वैल्यूज अपनाते हैं वो क्यों अपनाए। तो वो सारी चीजों का जवाब हमें मिलता है आधुनिक भारत से। तो आधुनिक भारत हमें अपनी इकोनॉमी, हमारा आईआर में तो खैर सभी चीज नहीं प्रभावित होती पर बहुत कुछ हो सकता है, इकोनॉमी में बहुत होता है, पॉलिटी में तो सबसे ज्यादा होता है, पॉलिटी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। पॉलिटी, इकोनॉमी, नेशनल इश्यूज और सोशल इश्यूज कई सारे हमारे हिस्टोरिकल उससे जन्म लिए हैं। तो इन सबको जानने के लिए हमारा मॉडर्न इंडिया पढ़ना आवश्यक है, इसको समझना आवश्यक है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा आप लोगों में से कईयों ने बताया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। 15 तक सवाल आते रहे हैं इसमें, 100 में से 15, 15 आउट ऑफ 100, 15% सिलेबस। और आपको पता है कि 15 सवाल कितने महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको 50 सही करने हैं, 50 में से 15, 55 में से 15 जो आपके सही होंगे, तो समझ लो कितना महत्वपूर्ण है ये। 25 से 30% अगर एग्जाम की बात करूं तो 15 से कभी कभी ज्यादा भी सवाल आ सकते हैं, पर 15 के आसपास सवाल इसमें आते हैं। और इसके बाद मतलब अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, नहीं तो मतलब 18 सवाल तक भी आते थे इसमें। और दूसरी चीज, ये वो एरिया है, मॉडर्न इंडिया वो एरिया है जिसको समझना बहुत आसान है, जिसका सिलेबस सीमित है। जैसे मैं आपको इंटरनेशनल, मॉडर्न, ये क्यों पहले करा रहा हूं, इसका कारण है, सोचा समझा कारण है। ऐसे नहीं, कई सब्जेक्ट हैं जिनका स्कोप बड़ा है, बड़ा बहुत बड़ा है, कई तो असीमित है। जैसे सबसे खराब तो ये करंट अफेयर है। करंट अफेयर का स्कोप सबसे ज्यादा है, असीमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है, क्या पूछेंगे क्या आएगा आप कुछ नहीं कह सकते। और आज के समय में 40-45 सवाल तक यहाँ से आ जाते हैं। और ये एक ऐसा, ये ओशन है, इस ओशन में से कहीं से भी सवाल आ सकता है। ओशन में से तो करना बड़ा मुश्किल है। पर अगर हम इंटरनेशनल, मॉडर्न, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, इको ज्योग्राफी और इकोलॉजी, इन एरियाज को अगर कर लें तो क्या होगा, हमारे जो 60 सवाल है ये हम निश्चित रूप से, क्योंकि इनका सिलेबस प्रिसाइज है, इनका सिलेबस डिफाइंड है, आपको पता है कि पढ़ के क्या जाना है, उसमें कुछ पता ही नहीं क्या पढ़ना है आपको। इसमें इंटरनेशनल पता कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेता हूँ, थोड़ा बहुत इनके बारे में अपडेशन कर लेता हूँ, मेरा लगभग 75% करेक्ट होना चाहिए, आंसर मेरे सही आने चाहिए, 75% के आसपास मेरे आंसर सही आने चाहिए। मॉडर्न इंडिया भी एक ऐसा एरिया है, इसमें डिफाइंड है चीजें, कब क्या हुआ, गांधी जी ने कब क्या किया, किसने क्या कहा, वो सब डिफाइंड है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये आपको पॉलिटी समझने में भी बहुत सहायता करेगा, संविधान को समझने में बहुत सहायता करेगा, कि कैसे हमारा संविधान बना, तो मॉडर्न इंडिया हमें उसके बारे में बताता। मॉडर्न इंडिया में जिन चीजों को हम पढ़ते हैं वो है हमारे जो 18वीं और 19वीं शताब्दी, भारत की शुरुआत में हम पढ़ेंगे 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी। अगर मैंने 18वीं और 19वीं सेंचुरी बोला, इसका क्या मतलब हुआ, एक बार मैं पूरा नाम ले लेता हूँ। वीर 3347, मिस्टर वीर, कहाँ गए मिस्टर वीर, 3268। हाँ सर, 18th सेंचुरी मतलब 1701 से 1799 के बीच का साल। 18वीं और 19वीं सदी जब हम बोलते हैं, 18वीं सदी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन से समय काल की बात हो रही है, नंबर में बताओ। बताया ठीक है तुमने। 1701 से लेकर और 1899 तक 18th और 19th सेंचुरी। 1899 बोला तुमने। 1701 से 1899 तक दोनों सदी हो जाएंगी सर। 1701 से 1799 तक 18वीं सदी होगी और 1801 से 1899 तक 19th सेंचुरी। चलो अच्छी बात है। तो उम्मीद है ये बात सभी को क्लियर होगी, क्योंकि मेरे को क्लियर कम होती, तो इसलिए मैं आप सभी को दोबारा से याद करा रहा था कि 18वीं और 19वीं सदी का मतलब क्या होता है। क्योंकि इतिहास जब पढ़ते हैं तो हमें ये टर्म बहुत आता है, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, और बहुत बार हम इसमें मैथमेटिकली गलत करते हैं। हमने 18वीं सदी किसी ने बोली तो हमें लगेगा 1800 से लेके 1900 के बीच का समय या 1899 के बीच का समय, पर ये नहीं होता, ये गलत है।
18वीं का मतलब होता है 1700 से लेके 1799। 19वीं का मतलब होता है ये एक पीछे चले जाते हैं, इसमें ये ध्यान रखना है। 21वीं शताब्दी चल रही है, इसका मतलब हो गया सन 2000 से लेके 2099 तक ये सेंचुरी चलेगी। जब ये 2100 का कैलेंडर शुरू होगा तब कौन सी सदी लग जाएगी? 22वीं सदी। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो हम पढ़ेंगे भारत का 18वीं और 19वीं सदी में। फिर भारत में यूरोपियंस जो आए वो क्या थे? कंपनी का रूल। कंपनी का रूल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। कंपनी के रूल में एग्रीकल्चर, खेती की स्थिति क्या हुई। आज के समय में इतिहास में लोगों का पर्सपेक्टिव जानना ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, जो कि इतिहास की मूल अवधारणा बनती जा रही है। तो एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी, लोगों की खेती की क्या स्थिति थी, कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो क्या था 19वीं सदी में, यानी कि उस समय क्या सांस्कृतिक स्थिति थी, क्या हमारी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति थी, ट्राइबल अपराइजिंग्स हमारे कैसे हो रहे थे, कुछ जनजातियां कैसे विरोध करने के लिए खड़ी हो रही थी। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो अंग्रेजों का विरोध गांधी जी ने ही किया या किसी खास उन्होंने लोग किया, पर उसका एक्चुअल विरोध जो है सबसे पहले जिन्होंने शुरू किया, जो ऐसी भी उनकी अपनी समझ थी, जैसी भी उनकी कैपेसिटी थी, जो कि बहुत अच्छी नहीं थी, पर परंतु फिर भी इन जनजातियों ने, ठीक है, जो ट्राइबल लोग हैं, उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम किया। बिरसा मुंडा, बहुत सारे हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं, और उसमें बहुत सारे लोग जो है खत्म हो गए, बहुत सारे समुदाय, जनजातियां खत्म हो गई। तो जिन जनजातियों को हम पिछड़ा हुआ मानते हैं, बैकवर्ड मानते हैं कि इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, वो जनजातियां थी जिन्होंने अंग्रेजों का सबसे पहली बार विरोध करना शुरू किया था। सबसे पहला विरोध भील लोगों ने किया। मतलब ऐसी कोई जनजाति है ही नहीं जिसका आपको इतिहास, शायद हम उसके बारे में जानते ना हो, परंतु ऐसी कोई समुदाय, ऐसी कोई जनजाति नहीं है जिसने उसका विरोध ना किया, और इतना तगड़ा विरोध किया जिससे अंग्रेजों ने भी तौबा की, अंग्रेजों को भी समझ आया। उसके बाद इन जनजातियों के विरोधों के बाद, विद्रोहों के बाद, अपराइजिंग मतलब विद्रोह, 1857 से पहले 1857 में सबसे बड़ा एक विद्रोह शुरू हुआ था अंग्रेजों के लिए। पर ये 1857 का विद्रोह पहला विद्रोह नहीं था। जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस इसको बोलते हैं, परंतु फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने मतलब एक्चुअली में, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे यस, बट ऐसा नहीं कि यही अकेला विद्रोह था, इससे भी पहले और भी अपराइजिंग शुरू हो चुके थे। अंग्रेजों की पॉलिसी, जो हमारे इंडियन स्टेट्स थे, जो रियासत होती थी, उनके प्रति क्या नीति होती थी, अलग अलग वॉइस रॉय कौन कौन से आए, कौन कौन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने शुरू हुए, कब भारत में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने शुरू हुए। मेन जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भारत में बना और जो बाद में सफल हुआ वो 1885 में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, परंतु ये फर्स्ट नहीं था, ध्यान रखना चाहिए। INC was one of the early and major political organization, but it was not first political organization. There were other organizations, other political organizations that were formed before Indian National Congress. Then Indian National Congress से गांधी जी तक के स्थिति क्या हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये हम बाद वाले पार्टीशन की बात नहीं कर रहे हैं, 1905 के पार्टीशन की बात कर रहे हैं, जब अंग्रेजों ने बांग्लादेश का पार्टीशन किया था, बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया था, जो वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल में जो बांटा जाए, और उसी के साथ एक स्वदेशी मूवमेंट, राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हुआ, ठीक है, मिलिटेंट नेशनलिज्म, एक्सट्रीमिस्ट जो विद्रोह था वो हमारे देश में बहुत पहले शुरू हुआ था, जिसमें बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट और मिलिटेंट नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग, सूरत स्प्लिट, मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब ये जो पहला विश्व युद्ध था, कब से कब तक हुआ था पहला विश्व युद्ध?
सर 1914 से 1914 से 1919। 18 चेक कर लेना, 19 नहीं है 18 है। ठीक, फिर गदर पार्टी क्या थी, होम रूल मूवमेंट। तो इस तरीके का जो ये घटनाक्रम है ये हम इस मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे, और इस घटनाक्रम में हमें साथ साथ किस तरह से कानून बनता गया, ठीक है, किस किस तरीके के कानून के में बदलाव आए, अलग अलग एक्ट आए। 1909 का एक्ट आया, 1919 का एक्ट आया, 1935 का एक्ट आया, और बाद में 1947 का एक्ट आया जिसने भारत को आजादी दी। तो ये सब एक्ट कैसे कैसे धीरे धीरे एक एक करके आए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा जो व्यवस्था है, जैसे हमने पहले भी कहा था, हम अंग्रेजों को चाहे अच्छा बुरा जैसा भी कहते रहे, पर उनकी लेगेसी का बहुत कुछ है हमारे पास जो आज भी हम अंग्रेजों की लेगेसी के तौर पर जीते हैं। क्या क्या चीज हो सकती है अंग्रेजों की लेगेसी? हम कोस सकते हैं, पर अंग्रेज हमारे इतिहास का सच है, हम उनसे भाग नहीं सकते। रेलवेज, इंग्लिश लैंग्वेज, स्कूल्स। सबसे बड़ा तो मुझे यही लगती है कि हम एजुकेशन में भी ऐसे हमले देश में हम इंग्लिश की बजाय हिंदी की बजाय इंग्लिश, हिंदी या अपनी क्षेत्रीय भाषाओं की बजाय ज्यादा काम इंग्लिश में करते हैं। और इंग्लिश का हमें एक एडवांटेज भी है, इंग्लिश हमारे देश में एक यूनिफाइंग फोर्स का भी काम करती है, क्योंकि हम अगर कहीं भी जाएं अपने देश में, हिंदी सब जगह नहीं बोली जाती। कुछ यहाँ से आप कर्नाटक तक भी पहुंचिएगा, महाराष्ट्र में भी आपको मुश्किल आनी शुरू हो जाएगी, और उसके नीचे जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसे ही ईस्ट साइड में आप जाएंगे आपको नहीं समझ आएगा। हर देश की हर एक की अपनी अपनी भाषा है। पंजाबी को आप टूटा फूटा तौर पे समझ सकते हैं, पर उसको लिखित तौर पे नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ भारत की डाइवर्सिटी जो है इतनी बड़ी है, उस डाइवर्सिटी को एक करने में अंग्रेजों का बहुत बड़ा रोल रहा। भारत को एक बनाने में ही अंग्रेजों का बहुत बड़ा रोल रहा। पूरे देश को, इतने बड़े एरिया को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक साथ जोड़कर इकट्ठा करना, ये अंग्रेजों की उपलब्धि है। उसने हमें जो है उसके बड़े सारे फायदे या नुकसान जो भी हैं वो हैं। फिर इंग्लिश भाषा हमारे लिए वो है। किसी ने बोला यूपीएससी, ये भी बहुत अच्छी बात किसी ने बोली कि हमारे बहुत से संगठन, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, आरबीआई, यूपीएससी, ये सब किसके द्वारा बनाए गए? पोस्ट ऑफिस, रेलवेज, ये सब जो है किसके द्वारा ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। तो अंग्रेजों का बहुत कुछ ऐसा शोषण की लेगेसी तो है ही उन्होंने, वैसे में इसमें कोई डिनायल नहीं है कि इस पूरे दौर में भारत का बड़े स्तर पर शोषण किया गया। वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, आज हमारे देश में डेमोक्रेटिक वैल्यूज हम जिनकी बात करते हैं कि हमारा राइट टू स्पीच होना चाहिए, राइट टू एक्सप्रेशन होना चाहिए, हड़ताल करने का अधिकार होना चाहिए, ये सब अधिकार कहाँ से आए हैं हमारे पास? इन सब का जो एक हद तक जेनेसिस है वो अंग्रेजी सिस्टम से हमें मिला है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज का पहचान, ये सब हमें सिस्टम जो है, इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वालिटी ऑफ लॉ, भारत कहाँ इक्वालिटी ऑफ लॉ में विश्वास करता था? जब तक राजा का शासन था तो कोई इक्वालिटी ऑफ लॉ का वैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। भारत में अलग तरीके का एक कॉन्सेप्ट था जो ग्रेजुअली खत्म कर दिया गया। हो सकता है वो भी, जैसे सभा का कॉन्सेप्ट हमें अशोका या बुद्ध के समय का भी मिलता है, उस समय भी सभा का कॉन्सेप्ट है, पर बाद में वो गायब हो गया, धीरे धीरे वो विलुप्त हो गया। परंतु अंग्रेजों ने उस डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम को वापस रीएस्टेब्लिश किया, रीएस्टेब्लिश और नए तरीके से, अपने तरीके से, जैसी उनकी समझ थी उसको स्थापित किया। तो ये सब हमें चीजें मिलती हैं अंग्रेजों से। तो उसी इतिहास को हम पढ़ेंगे कि कैसे आए, और इतिहास पढ़ते समय हमें डिस्पैशनेट होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, हमें कभी इतिहास इसलिए नहीं पढ़ना होता कि हम इतिहास किसी से बदला लेने के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारा काम, हम इसलिए नहीं जानते कि भाई इतिहास में कौन, ठीक है, जिसने जो भी किया, हर एक आदमी का अपना एक योगदान है। हमें इतिहास को ऐसे नहीं देखना होता जैसे कभी कभी लोग देखते हैं, आज के समय में देखते हैं, नाम बदलने और ऐसी ऐसी चीजें चल रही है। ठीक है, वो एक हद तक, थोड़ा बहुत तक ठीक है, पर वो जरूरत से ज्यादा अगर आप एक्सेसिव इस चीज को करेंगे और हर किसी को
आक्रामकता के तौर पे देखेंगे, आप कहेंगे कि अंग्रेजों के नाम भारत में जो है हमारे गुलामी का शासन वो प्रदर्शन है, उससे पहले जो लोग आए थे वो आक्रमणकारी हैं। तो देश में कोई भी बाहर का, हर कोई बाहर से ही आया है। क्या भारत का में कोई ऐसा है, कोई कोई 500 साल पहले आया है, कोई 100 साल पहले आया है, कोई 1000 साल पहले, कोई 2000 साल पहले, कोई 4000 साल पहले आए, सब हम हैं। हम सब इस धरती पर बहुत पुरानी वो नहीं है, हम लोगों की जो लेगेसी है वो पुरानी है। तो अगर हम इस विवाद में जाते हैं कि हम एक कैटेगरी ऑफ पीपल को आक्रमणकारी या इस तरह से देखेंगे, तो वो इतिहास का डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन है। इतिहास का मतलब ये नहीं होता, इतिहास में आवश्यकता इस बात की नहीं होती कि हम किसी को गलत और सही कहें। हम इतिहास पढ़ते हैं सीखने के लिए, इतिहास को जानते हैं हम सीखने के लिए, प्राइड के लिए, ठीक है। इसमें हमें बदला लेने के लिए नहीं, इतिहास इसलिए नहीं होता कि हमें किसी एक खास व्यक्ति से, किसी खास तबके से बदला लेना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जब भी इतिहास पढ़े डिस्पैशनेट होके पढ़े, क्योंकि बदला लेने के लिए अगर किया गया पढ़ा गया इतिहास बहुत खतरनाक होता है, वो हमारे को कहीं नहीं ले जाएगा, डूम्ड इतिहास है वो। और इतिहास को अगर हम आगे जाने के लिए और बेहतर होने के लिए पढ़ेंगे, अपनी गलतियों को सीखने के लिए पढ़ेंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि सर जो है हमेशा वर्ल्ड वॉर की बात करते रहते हैं, तो मैं सच में मैं इन घटनाओं से, क्योंकि हमारे जो धरती की दो सबसे बड़ी घटनाएं हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। आप अगर देखें कि प्रथम विश्व युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए कैसे। प्रथम विश्व युद्ध में जो बाद में संधियां हुई, उसमें बदला लेने की नीयत थी कि हमें बदला लेना है, एक दूसरे को हराना है, ठीक है। इन लोगों ने वॉर किया तो इन पर बदला लेना है। लेट मी कंप्लीट, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये चीज पर नहीं दोहराई गई, इस बात पर काबू रखा गया कि भाई हमें अगर विश्व युद्ध नहीं लेना है तो हमें इतिहास का ये, बाद में जब जर्मनी आजाद हुआ पर जर्मनी पर उस तरीके से उसे इंसल्ट और ह्यूमिलेट नहीं किया गया, जापान को इस तरह से इंसल्ट ह्यूमिलेट नहीं किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोशिश की गई कि जापान भी विकसित हो, जर्मनी भी विकसित हो, तो ये पहले, और इटली भी विकसित हो, जिन्होंने युद्ध कराया उनके साथ बदला लेने की कोशिश नहीं की गई। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि अगर इतिहास को हम बदला लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जैसा हिटलर ने किया भी, हिटलर ने उस इतिहास का, पहले विश्व युद्ध के इतिहास का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया अपने लिए माहौल बनाने के लिए। हर जगह एक मैसेज दिया गया कि जो है जर्मनी का प्राइड, ठीक है, नेशनलिज्म अच्छी चीज थी, परंतु वो जो बदला लेने के बीज जो बोए उसने, हिटलर ने, उसने पूरी दुनिया को और खुद जर्मनी को तबाही के बिल्कुल एक्सट्रीम कगार पर खड़ा किया। तो ये इतिहास का डिस्टॉर्शन है, इसका ध्यान रखना है। हाँ, कोई कुछ कहना चाहता था, काइंडली आप अपनी बात करें, बोलिए। हेलो सर। जी सर मेरा सर क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे नहीं होता सर, तो क्या हम जो हमारा भारत सर आज़ाद नहीं होता है, इसलिए क्योंकि सर जो मतलब वर्ल्ड वॉर जो हुआ सर, उसके चलते ब्रिटेन भी सर बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया, और उसको जिससे वो भी कमज़ोर हो गया, और इससे हम अपनी आज़ादी की मांग करने लगे सर। देखो, इतिहास में जो भी चीजें होती हैं वो सब हाइपोथेसिस, जो तुम्हारा क्वेश्चन है इट्स वेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, पूरी तरीके से ऐसा होता तो, पर हाँ निश्चित रूप से हम कुछ चीजें कह सकते हैं कि पहले और द्वितीय विश्व युद्ध ने अंग्रेजों को बहुत कमजोर किया। अंग्रेजों और उसके अलावा पूरी धरती की, वर्ल्ड की, दुनिया की जो धुरी थी उसको बदल दिया। पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक भी मतलब जो दबदबा था वो यूरोप का था, और खासतौर पे वेस्टर्न यूरोप के देशों का दबदबा होता था। 1930 तक भी इन सभी देशों का दबदबा था। फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इनकी बहुत सारी कॉलोनीज थी, पूरी दुनिया में इन्हीं देशों का शासन था। इंग्लैंड का शासन था, 50-60 देश तो उसी के कब्जे, जो आज इंडिपेंडेंट देश है उसमें 50-60 देशों में उसका डायरेक्ट शासन था। इनडायरेक्ट शासन बहुत सारे देशों में था, सब जगह प्रभुत्व था, केवल कुछ देशों को छोड़ दिया जाए जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी
उसके अधीन था। साउथ अफ्रीका भी मतलब वहां पर वो क्वीन, वहां पर एक तरीके का इंडिपेंडेंस था। तो निश्चित रूप से पहले दूसरे विश्व युद्ध ने इंग्लैंड को बहुत, इंग्लैंड, फ्रांस, इनको बहुत कमजोर कर दिया। और दूसरी बात उनको ये एहसास दिलाई, बात ये नहीं थी, बात ये भी हुई कि उन देशों को ये एहसास मिला कि यार ये जो गुलामी और ये जो कॉलोनियलिज्म है, कभी कभी जो है अमीर आदमी को ये चीज भी समझनी होती है। उनको ये एहसास हुआ कि भाई हमारा जो नुकसान होता है तो होता है, हमारा भी नुकसान होता है। खुद इंग्लैंड उस घाटे में था। इंग्लैंड को ये अकल आई कि ये जो गुलाम बनाने की, ये जो साम्राज्यवाद की नीति है, ये उसके लिए कितनी खतरनाक है। बाकियों के लिए तो खतरनाक है ही है, फ्रांस को, इंग्लैंड को। इन लोगों को आज के समय में ये बिल्कुल दूसरे टोन में बात करते हैं। क्यों बात करते हैं ये दूसरे टोन में? जर्मनी को, इटली को, ये लोग ताकत होते हुए भी ताकत, इनमें से बहुत, जापान ने तो अपनी सेना ही बनानी बंद कर दी। जबकि जापान 19 वर्ल्ड वॉर तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक मतलब उसकी फियर्स आर्मी थी। जापान की जो आर्मी थी वो बहुत खतरनाक आर्मी, उसकी नेवी बहुत पावरफुल और बहुत कैपेबल नेवी थी। उसके अगर इतिहास कभी बात करेंगे, जापान ने अपनी आर्मी बंद कर दी। उसने कहा कि नहीं, हम ये सेना रखेंगे ही नहीं, हमें लड़ना ही नहीं है। इतना वो परेशान हो गए इस वॉर में। इंग्लैंड के लोगों ने तौबा कर ली कि नहीं, हमें किसी पे शासन करना ही नहीं है। मतलब एक होता है कि एक्सप्लॉइटेशन, हमें एक्सप्लॉइट, एक तो होता है कि एक्सप्लॉइटर कह रहा है, शोषण करने वाला कह रहा है कि यार मेरा शोषण मत करो, वो विरोध कर रहा है। यहाँ शोषणकारी खुद कह रहा है कि नहीं यार, मैंने किसी का शोषण करना ही नहीं है। उसे इस बात का जब एहसास हो जाता है कि यार ये शोषण करने वाले को तो दुख दे ही रहा है। हम किसी का भी शोषण करते हैं तो जिसका शोषण हो रहा है वो तो दुखी है ही है, पर जो शोषणकारी भी है वो कम दुखी नहीं है। ये बात का एहसास जो है इनको हुआ और इन्होंने तौबा किया कि हमें नहीं करना। नई नई पावर्स पैदा हो गई, यूएसए, यूएसएसआर, तो बहुत हद तक इसने दुनिया को बदल दिया और इन्होंने पूरा सिस्टम बदल गया। उसके बाद ये गुलामी का जो कॉलोनिज्म का सिस्टम था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। तो अगर बहुत गार्डेड तरीके से तुम मुझे कहोगे तो मैं कह सकता हूँ इस बात को, तुम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर ना होता तो शायद दुनिया का समीकरण आज कुछ और होता। और इतिहास में जो हो चुका होता वो हो चुका होता है, उसे हम बदल नहीं सकते हैं। कयास में। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम इतिहास की जनरल समझ से आगे बढ़ते हैं कि हम पहले तो अपने देश का इस समय, हम जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो लगभग 1700 से आगे, यानी कि यहाँ से हम शुरू करेंगे। 1700 से बाद के क्या क्या हुआ, 1700 में भारत के अंदर में स्थिति क्या थी, सन 1700 में भारत में स्थिति क्या थी। सन 1700 में कौन राजा था भारत के अंदर में? कोई राजा था? औरंगजेब था। औरंगजेब। औरंगजेब। औरंगजेब भारत में शासन में था 1657 से लेके 1658 से लेके, मैं थोड़ा बहुत 1707। 1707 तक इसका शासन रहा। इन 50 सालों में औरंगजेब का शासन रहा। औरंगजेब के समय में औरंगजेब को कई नेगेटिव चीजों के लिए जाना जाता है, परंतु औरंगजेब के समय में भारत के का जो शासन था वो सबसे विस्तृत था। वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर था। कुछ ही राजा हैं जिनके समय, औरंगजेब, अकबर, अशोका, चंद्रगुप्त, ये कुछ ऐसे राजा हैं जिनके समय पर जो भारत था वो एक राजा के कंट्रोल में आया, अन्यथा ये छोटी छोटी रियासतों में ही बता रहा। तो औरंगजेब भी ऐसे शासकों में था, मुगल शासन के ऐसे दौर में था जब भारत का एक दायरा बहुत ज्यादा बड़ा हुआ। तो इस समय पर भारत में अंग्रेज 1700 उसमें स्थापित थे। और दूसरी तरफ भारत में
जो आने के लिए लालायित लोग थे, ये लोग जो थे 1500 से लेके 1700 के यूरोपीय, अगर बहुत बहुत ज्यादा सतही तौर पर बात करेंगे हम कि 1500 से लेके 1700 में यूरोप में क्या था, तो यूरोप में छोटे छोटे शासन थे और इन शासनों में दो महत्वपूर्ण शासन थे, स्पेन और पुर्तगाल का। स्पेन और पुर्तगाल को अगर हम नक्शे में देखें, मैं सन 1500 की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा क्यों यह आने का दौर शुरू हुआ। थोड़ा बहुत तो ये समय था जिसको एज ऑफ एक्सप्लोरेशन बोला जाता है। 1400 से लेके 1700 तक एज ऑफ एक्सप्लोरेशन बोला जाता है। एक्सप्लोरेशन की हिंदी क्या होती है? अन्वेषण। अन्वेषण ही होती है, अन्वेषण का युग। इससे पहले जो है हम लोग जमीन के रास्तों को तो जानते थे और समुद्र को भी जानते थे थोड़ा थोड़ा, पर जैसे ये देख रहे हैं ना, ये जो समुद्र में तब जो है सी में कोई नहीं जाता था, ओशन में यहाँ कोई नहीं घूमेगा। आदमी क्या करता था उस समय जाने के लिए, जैसे ये किनारा पकड़ा, किनारे किनारे चले जा रहा है चले जा रहा है, लैंड के पास ही रहेगा, लैंड सामने देखते रहता था कि हाँ भाई समुद्र मुझे जमीन दिखती रहनी चाहिए, कोई भी दिक्कत होगी फटाफट से जमीन उस पर। आदमी जो रूट लेता था वो ऐसे ऐसे रूट लेता था, डीप सी में नहीं जाता था, गहरे समुद्र में नहीं जाता था। इससे पहले लोग समुद्र को जानते थे और बहुत सीमित यूज करते थे, क्योंकि ये जो यात्रा है ना, ये जो यात्रा जो मैंने अभी पेन से कर दी, इस यात्रा को करने में कितना समय लगेगा? 6 महीने। सालों। ये कोलंबस साल लग और वास्को डी गामा, इनको 3 साल ऐसा समय लगता था, सालों, 2-2 3-3 साल लगते थे। तो ऐसी यात्रा करना जो है बड़ा कठिन होता था, और क्योंकि जहाज की स्पीड बहुत होती नहीं थी, तो ऐसे समय पर हम लोग ज्यादातर जो है जमीन के रूटों को इस्तेमाल करते थे। यहाँ से ये एक सिल्क रूट होता था, भारत में भी इसका कुछ कुछ हिस्सा ऐसे होता था। ऐसे जमीन के रास्ते से हम जो है आपस में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था करते थे। छोटा मोटा समुद्र में भी चले जाते थे, पर ज्यादा समुद्र में नहीं जाते थे। भारत भी जैसे यहाँ से व्यापार करता था तो क्या करता था, यहाँ से लिया सामान यहाँ बेच दिया, यहाँ से लिया सामान यहाँ ले गए, नाव छोटी सी बनाई यहाँ पे दे दिया, यहाँ के लोग फिर सामान को इसे आगे। अच्छा, भाषा भी उस समय नहीं एक दूसरे की आती थी, संस्कृति नहीं आती थी, डर लगता था। तभी हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, 7 समुंदर पार। हमारा जो 7 समुंदर पार का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत लंबी यात्रा पर कोई गया, मतलब जो समुद्री यात्रा पर जा रहा है, समुद्री यात्रा उस समय बहुत खतरनाक होती थी, सेफ नहीं होती थी, तो आदमी समुद्री यात्रा पर गया तो बड़ा उसको नाम होता था कि उसको समुंदर पार गया है। इवन जो नदियां थी, नदियों को पार करना बड़ा चैलेंज था, तो नदी भी को भी पार कर लेता था कोई आदमी, तो उसे उसे समुद्र माना जाता था, जो बड़ी नदियां। अब सन 1400 के बाद आने आने तक कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए। वो महत्वपूर्ण बदलाव में एक बहुत बड़ा वो था मैग्नेटिक कंपास का खोज।
ये जो बना हुआ है ना मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास आप सभी समझते होंगे। और बैटर शिप, पानी के जो नावें थी बैटर शिप बनने लगे थे। और यहाँ पर दो शासन, स्पेन है या पुर्तगाल है। स्पेन पुर्तगाल, यहाँ पर है पुर्तगाल और उसके पहले है स्पेन। ये दोनों कोस्टल वो है देश है, और इन देशों ने अपने देश में जो है यहाँ पर खास तौर में स्पेन में एक राजा था, उसका नाम था क्या बोलते थे, उसे नेविगेशन के लिए ही फेमस है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था समुद्र की यात्राओं में, तो उसने बहुत इन्वेस्टमेंट भी किया, बहुत पैसा लगाया दोनों देशों में, पुर्तगाल और स्पेन में। हेनरी ऑफ पोर्चुगल थे क्या? हाँ? हेनरी ऑफ पोर्चुगल, हेनरी शायद स्पेन में भी एक था, स्पेन में इससे बड़ा था, एक स्पेन का राजा था जिसके कारण से ये सारा बदलाव आया, उसने बहुत सारा पैसा लगाया। ये दोनों देश आपस में कॉम्पीट कर रहे थे कि हम नए से नए ज्यादा से ज्यादा देशों की खोज करें, इसके लिए काम कर रहे थे। इस काम में इन्होंने जो है अपने यहाँ से मिशन भेजने शुरू किए और उनको फाइनेंस करना, क्योंकि 3 साल तक अगर कोई समुद्र में जाएगा तो बड़ा रिस्क भी है उसमें। इसमें ज्यादातर इनमें जो जाते थे लोग समुद्री यात्रा में, तो मान लीजिए 100 लोग गए, वापस लोग 10 या 20 ही लौटते थे, बाकी सब मारे जाते थे। स्कर्वी और बड़ी सारी बीमारियां जो होती थी, खाने का सामान ले जाते थे, सी सिकनेस। ये सब बड़े चैलेंजेस थे उस समय समुद्री यात्रा में। सर वो किंग का नाम था फर्डिनेंड सेकंड, जिसने कोलंबस को भेजा था वॉयज। फर्डिनांड, तो ये वो था जिसने इन मिशंस को फाइनेंस किया। इसने कहा कि ठीक है आप लोग जाओ, तो इसने उस समय के जो बेस्ट नेविगेशन वाले लोग थे उनको आइडेंटिफाई किया और उनको भेजा। और इसका मेन इंटरेस्ट था इंडिया, क्योंकि इंडिया की जो कहानियां थी ये इन सारे देशों को इन्होंने सुनी हुई थी। यूरोप उस समय बहुत विकसित नहीं था, बहुत पैसे वाला देश वो नहीं था, बहुत वो नहीं था, पर यूरोप जो है कंज्यूमर देश था। यूरोप जो है हमारे देश से स्पाइसेस, कपड़े, बहुत कुछ ऐसा था जो यहाँ से इंडिया से वो यहाँ तक पहुंचता था, फिर यहाँ के लोग ले जाके यहाँ तक और यहाँ तक पहुंचाते थे। तो यहाँ के जो बहुत सारी चीजें थी, सिल्क चाइना से और इंडिया से, इन दोनों क्षेत्रों से बहुत सारा व्यापार था, मतलब बहुत सारा सामान था जो इन्हें मिलता था और काफी महंगी कीमत में मिलता था। जो चीज यहाँ 1 रुपए की थी ये इन्हें 100 रुपए में मिलती थी, कई बार 1000 रुपए में मिलती थी। इनको कई गुना इसमें महंगी कीमत पे वही चीज खरीदनी होती थी। तो इससे इनका जो है बहुत सारा पैसा भी यहाँ पर भारत में इन्वेस्ट होता था। परंतु इनको ये एहसास था कि अगर इस व्यापार पर कंट्रोल कर लिया गया तो हम लोग जो है बेहतर कर लेंगे, हम लोगों के लिए आमदनी का बहुत अच्छा रास्ता बन जाएगा। इसीलिए इन्होंने इंडिया को खोजने का कि भाई आप इंडीज की खोज करो, इंडिया की खोज करो। इंडिया की खोज करने के लिए इन्होंने जो है मिशन भेजे। उस मिशन में 2 मिशन है। एक मिशन जो है डायरेक्टली अटलांटिक सी में। अब ये जो मैग्नेटिक कंपास मिल गया, मैग्नेटिक कंपास ने एक अच्छी चीज कर दी कि दिशा आप आदमी नहीं भूलता था मैग्नेटिक कंपास होने के बाद। अन्यथा दिशा को मेंटेन करना, आप चल रहे हो, आप कभी भी जंगल में पानी में अगर जाएंगे और ऐसे ही आंख बंद करके या मतलब किसी भी एक डायरेक्शन में जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सीधा जा रहे हैं, टेढ़ा जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो अब इनको ये आइडिया हो गया कि हम एक दिशा में जा सकते हैं इस मैग्नेटिक कंपास की सहायता से। मैग्नेटिक कंपास अगर नॉर्थ कह रही है तो नॉर्थ ही ले जाएगी, दूसरी डायरेक्शन में नहीं ले जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ समय आप नॉर्थ गए, फिर साउथ चले गए, वेस्ट चले गए, ईस्ट चले गए, तो क्या होगा, आप गोल गोल घूमते रहोगे। तो इसने बहुत बड़ा एक असर किया। तो ये कोलंबस अपना चला यहाँ से, और यहाँ से जाकर ये पहला इसका ये मिशन कोलंबस का, ये यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पहुंचकर इसको लगा कि मैं इंडिया पहुंच गया हूँ। इसे कई सालों तक ये पता ही नहीं चला था कि मैं इंडिया नहीं पहुंचा हूँ। कम से कम 8-10 साल बाद इसको ये पता चला था कि मैं इंडिया नहीं पहुंचा हूँ। दूसरा एक और मिशन था जो इससे थोड़े बाद में चला था, वो था वास्को डिगामा का मिशन। इससे पहले वास्को डिगामा से पहले एक और मिशन था जिसने केप ऑफ गुड होप,
ये जो साउथ अफ्रीका का पॉइंट है, ये रास्ता ढूंढ लिया था। ये रास्ता किसने ढूंढा था, क्या नाम था उसका, जिसने केप ऑफ गुड होप ढूंढा था? बार्थोलोमो डियोज। बार्थोलोमो डियोज, ठीक। तो केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका का जो लोएस्ट पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको खोजा था बार्थोलोमो ने। और इस बार्थोलोमो ने यहाँ से चलकर ये ढूंढा, तो इसी रास्ते पर हमारा वास्को डिगामा आया, वो इसी रास्ते पर यहाँ तक पहुंचा, और फिर यहाँ से वो आगे बढ़ा, और यहाँ से आगे बढ़कर वो इंडिया पहुंचा। इंडिया में कालीकट पहुंचकर सन 1948 1498 में वो भारत पहुंचा था। और इस प्रकार से पहली बार भारत आने जाने का, भारत की खोज हुई, उसे बोलते हैं भारत की खोज हुई। जबकि बाद के इतिहासकारों ने इस बात को पॉइंट आउट किया कि वो भारत की खोज क्या हुई, भारत तो वहीं का वहीं था जहां था, भारत कहीं गया तो था नहीं, तो आपने खोजा क्या? आपने खोजा भारत को आने का यूरोप से एक समुद्री रास्ता। ठीक है, आपकी खोज एक समुद्री रास्ते की है, नेविगेशनल डिस्कवरी है, ठीक है। तो ये नेविगेशनल डिस्कवरी हुई, और इस नेविगेशनल डिस्कवरी ने आगे पूरी दुनिया को बदला। इधर के बाद इसी के साथ साथ जब इंडिया खोज लिया गया, इसी तरफ ये वाला क्षेत्र है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, इनका रास्ता भी खोज लिया गया था 1522 में, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट रूट्स हैं, ये जो है ढूंढे गए, और इन रूट्स को ढूंढे जाने से भारत की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत बार बाद में फिर धीरे धीरे प्रभावित हुई। कैसे कैसे प्रभावित हुई, फिर अब हम उसकी चर्चा करेंगे। जब भारत को खोज लिया गया तो भारत में सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगाली लोग आए, सबसे पहले आए पुर्तगाली। उन पुर्तगाली लोगों ने सबसे पहले 1502 में भारत में अपनी, कोचीन में अपनी फैक्ट्री लगाई। They established their factory at कोचीन, और इसके लगभग 100 साल बाद भारत में आई ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली लोग बेशक पहले आए थे, पर भारत में वो इतना पेनिट्रेट नहीं कर पाए, केवल कोस्टल एरियाज में, वो भी वेस्टर्न कोस्ट पर ही वो रहे। परंतु इसके बाद जो 100 साल बाद एस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ, और उसकी अपनी एक कहानी है। भारत में जो पुर्तगाल में पहला गवर्नर बना पुर्तगाल का, वो थे फ्रांसिस्को अल्माइडा। ठीक है, फ्रांसिस्को अल्माइडा जो है पहले पुर्तगाल के गवर्नर बने। गोवा, दमन एंड दीव, इन सभी पर इन्होंने अपना शासन स्थापित किया, जो गोवा को अपने कब्जे में लिया। आज भी आप अगर गोवा जाएंगे तो आपको पुर्तगाली पहचान वहां पर दिखाई देगी। किंग चार्ल्स ने को, ठीक है, पुर्तगाल ने जो बॉम्बे आइलैंड था, बॉम्बे जो है उस समय पर एक आइलैंड हुआ करता था। आज जो मुंबई शहर है, वो उस समय पर एक छोटा सा आइलैंड हुआ करता था। उस आइलैंड को किंग चार्ल्स को पुर्तगाल ने एज अ डाउरी, दहेज के तौर पे दिया था। इसके बाद वहां पर फ्रेंच आए, डच आए, इंग्लिश आए। फ्रेंच एंड डच ये बाद में आए, फ्रांसीसी लोग आए, डच आए, इंग्लिश आए। इन लोगों ने यहाँ के जो फोर्सेस थी उनको रिप्लेस करने की कोशिश की। यही सब काम जो पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाल स्पेन ने खासतौर पर साउथ अमेरिका में, यूरोपियन कंट्री ने साउथ अमेरिका पर बहुत कब्जा किया। तो वही चीज अफ्रीका में कंट्रोल करने की कोशिश की। तो यही चीज स्लेव ट्रेड के लिए, गोल्ड के लिए, आइवरी के लिए यहाँ पर इन्होंने कोशिश की। तो यहाँ पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया भारत में। पर क्योंकि हालात वैसे नहीं थे, भारत में एक मजबूत राजनीतिक शक्ति मौजूद थी। भारत इतना आसान नहीं था कि इतनी आसानी से कोई भी बाहर से शक्ति आए और आसानी से भारत पे कब्जा कर ले। तो शुरुआत में ये लोग सफल नहीं हो पाए थे। जिस तरीके की सफलता इन्हें साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिली, ऐसी सफलता इनको इंडिया में नहीं मिली। भारत में जो अंग्रेजों के आने की कहानी है, वो अंग्रेजों की आने की कहानी है। सबसे पहले एक चार्टर एक्ट साइन किया गया 1600 में,
इस चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जितना इधर का ईस्ट इंडिया का जितना ट्रेड है इसका एकाधिकार मोनोपोली पे थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां के राजा ने कहा, वहां के राजा रानी ने, इंग्लैंड की राजा रानी से उन्होंने एक लेटर लिया, अधिकार पत्र लिया कि जितना भी व्यापार होगा इंडिया के साथ और ईस्ट इंडियन जो अदर आइलैंड्स हैं, चार्टर एक्ट तो सर 13 में। एक बार अपना माइक्रोफोन बंद रखिएगा। तो उन पर एकाधिकार मिल गया इस चार्टर एक्ट के बाद, 1600 के चार्टर एक्ट मिल गया। और इस चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत बड़ी शक्ति दे दी। उस समय जब ये चार्टर एक्ट साइन हुआ तब इसकी कोई विशेष भूमिका नहीं थी, क्योंकि ट्रेड लगभग नेग्लिजिबल था, कोई बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं था। परंतु आने वाले समय में वो ट्रेड बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला। वहां से फिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ब्रिटिश हॉकिंस, मिस्टर हॉकिंस यहाँ पर आए। वो मुगल कोर्ट में पहुंचे। किसके कोर्ट में पहुंचे थे? जहांगीर। इस समय जो राजा था भारत में, जो स्थापित बड़ा राजा था, छोटे छोटे साउथ में अलग राजा थे, पर नॉर्थ इंडिया में, मेजर इंडिया में जो राजा 1600 में स्थापित था, जो इनका समय काल है मैं लिख देता हूँ, 1556 से लेके 1605 तक था भारत में अकबर। 1605 से लेके 1626 या 27 तक था जहांगीर। 1627 से लेके 1657 या 58 तक, एक आध साल ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। और 1657 से लेके 1707 तक, औरंगजेब 8 है, शायद 8 है। तो यहाँ पर ये बना औरंगजेब। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो ये 4 महत्वपूर्ण राजा रहे इन 200 सालों में। इन 200 सालों में मुगल, जिसको एम्पायर कहते हैं, जब मुगल हाईएस्ट पीक पर थे और एक बहुत बड़ी शक्ति थे, ना केवल देसी बल्कि अंतरराष्ट्रीय शक्ति थे, तो ऐसे समय पर जो है ये हॉकिंस वहां पर से आया, इंग्लैंड से आया और जहांगीर से मिला और उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें जो है एक फरमान, एक यहाँ पर व्यापार करने के लिए अधिकार दिया जाए। सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित की गई। मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री 1611 में स्थापित की गई। पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने सूरत में स्थापित की थी। ठीक है, साउथ में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। बाद में 1615 में जहांगीर से ही थॉमस रो जो है मुगल एम्पायर में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए फरमान हासिल करने में सफल रहा। फरमान मतलब राजा का एक आदेश होता था कि जो मुगल राजा है उसने ये फरमान जारी किया है, तो फिर सब लोग उसको फॉलो करते थे। मुगल राजा से थॉमस रो को एक फरमान हासिल हुआ कि हाँ, आप अपनी फैक्ट्री यहाँ पर हमारे राज्य में लगा सकते हैं, हमारे शासन में लगा सकते हैं, मुगल एम्पायर में लगा सकते हैं। उसके बाद कई फैक्ट्रियां बनाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। आगरा में, अहमदाबाद में, सूरत, मसूलीपट्टनम में ऑलरेडी हो चुकी थी। परंतु 1600 से लेके 1707 तक, औरंगजेब के रहने तक, अंग्रेज बहुत ज्यादा कुछ खास ज्यादा कर नहीं पाए। हाँ, क्योंकि उस समय पर औरंगजेब और भारत में मजबूत शक्तियां स्थापित थी। पर जैसे जैसे जो भारत के अंदर में 1707 में, जो 1707 के बाद अंग्रेज, औरंगजेब के जाने के बाद में जो मुगल रूलर्स थे वो कमजोर पड़ गए। छोटे छोटे कई सारे छोटे छोटे राजा बने जो कि बहुत मजबूत शासन नहीं कर पाए, और उनके मजबूत शासन ना करने के कारण उनका शासन का क्षेत्र छोटा होता गया। मराठा लोग और तमाम शक्तियां, लोकल शक्तियां हावी होती गई। हैदराबाद अलग हो गया, साउथ में उसका शासन स्थापित हुआ, क्या नाम, हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान का बाद के समय में मराठा एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गए। ईस्ट इंडिया, बंगाल में मोहम्मद कुली खान, उसने अपना शासन स्थापित किया। तो इस तरीके से छोटे छोटे उनका क्षेत्र कम होता गया
और छोटे छोटे शासक जमते गए। इन शासकों से डील करना अंग्रेजों के लिए आसान था। अब उसके बाद उन्होंने जो है भारत में इनरोड्स, भारत में अपना शासन 1757 में इनको एक बड़ा फरमान हासिल हुआ, जिसके जरिए से ये भारत के किसी भी क्षेत्र में बिना ड्यूटी दिए, बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते थे। उन्होंने लमसम कुछ टैक्स दिया, 50 कुछ दिया था, 50 लाख या कुछ टैक्स दिया। उसके बाद उनको ये 17 का फरमान, ये महत्वपूर्ण फरमान था, जिसने अंग्रेजों को यहाँ पर ड्यूटी फ्री ट्रेड करने में बहुत सहायता दी, और बाद में ये बहुत सारी लड़ाइयों का जड़ भी बनाई है 1717 का फरमान। अच्छा, इसी समय पर अंग्रेजों को न केवल भारत के शासकों से लड़ना था, परंतु उन्हें आपस में भी लड़ना था, क्योंकि केवल यूरोप की एक ही शक्ति नहीं थे। जब पुर्तगाल और स्पेन अपने देश से बाहर निकलने लगे और ये खबरें बाकी यूरोप में भी पहुंचने लगी, समुद्री यात्राओं की खबरें पहुंचने लगी, तो बाकी देशों ने भी कहा कि नहीं, हम लोग भी खोज करेंगे। तो जो यूरोप की और बड़ी शक्तियां थी, चाहे फ्रांस था, चाहे इंग्लैंड था, डच हॉलैंड था, तो ये सब देश भी बाहर निकल के आए। उन्होंने भी शासन करने के लिए, अपने दूसरी कॉलोनीज बनाने के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए। और इन प्रयासों में क्या होता था, आपस में भी ये लोग एक दूसरे से लड़ते थे। तो अगर फ्रांस की और ब्रिटेन की लड़ाई यूरोप में हो रही है, तो वो इंडिया में भी होगी। तो अपने अपने शासन को स्थापित करने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन में, भारत में विशेष रूप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में मजबूत जो है युद्ध हुए। इसमें कर्नाटिक वॉर, आप इतिहास में पढ़ेंगे, कर्नाटिक वॉर आपका काम है, आप नोट कर लीजिए कितने कर्नाटिक वॉर हुए, कब कब हुए, क्या कॉज थे और उसका आउटकम क्या रहा, ये आपको याद करने हैं। 2-3 कर्नाटिक वॉर हैं, ऐसे कुछ कुछ और भी अभी आएंगे, तो मैं बारी बारी आपको बता दूंगा। आपको उनकी लिस्ट बनानी है, कहेंगे तो मैं भी भेज सकता हूँ, पर फिर भी मैं ये चाहूंगा कि पहले वो लिस्ट आप लोग तैयार करें। 1740 में फर्स्ट हुआ। हाँ, वो अलग अलग युद्ध हैं, आप एक बार देख लेंगे। बस आपको ना ये पता होना चाहिए कब हुआ, कहाँ हुआ। कभी कभार सवाल हुए तो 1742 में ऐसा एक युद्ध हुआ। फ्रांस इस समय पर 1750 तक जो फ्रांस की स्थिति थी लगभग बराबर थी अंग्रेजों के, मतलब रादर फ्रांस का पलड़ा भारी था ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। और खास तौर में ये जो फ्रेंच जनरल थे, फ्रेंच जनरल डुप्ले ने भारत में फ्रांस की स्थिति को मजबूत किया, विशेष रूप से साउथ इंडिया में फ्रांस की स्थिति को इन्होंने बहुत मजबूत किया। बस ये दिक्कत हुई कि ये अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाए, नहीं तो हो सकता है आज हम इंग्लैंड को पढ़ने की बजाय फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ रहे होते, ये इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय। पर ऐसा नहीं हो पाया, और उससे फिर वही इतिहास बदल सकता है। पर इतिहास इतिहास होता है, उसमें हम ये नहीं सोचते हैं कि ऐसा होता तो, हाँ मतलब आप खेलने के लिए, फैंटेसाइज के लिए, फैंटेसी के तौर पर उसे सोच सकते हैं, नॉट इन रियल टर्म। 1756 में एक युद्ध हुआ, 1742 में दूसरा युद्ध हुआ। अगले युद्ध में ब्रिटेन का कब्जा, पलड़ा भारी रहा। और इसके बाद 1760 में ये हुआ, इसमें बैटल ऑफ वांडीवाश। और इस बैटल ऑफ वांडीवाश में फ्रांस जो है, फ्रांस के ये 2 जनरल थे, लैली एंड बुश, इनको आयरे कोर्ट ने हरा दिया था। और पेरिस ट्रीटी हुई, जिससे यहाँ पर जो है फ्रांस की जो एस्पिरेशन थी, ये पेरिस ट्रीटी इंपॉर्टेंट है। इस पेरिस ट्रीटी ने एक तरीके से फ्रांस ने गिव अप कर दिया इंडिया के भीतर कि ठीक है, अब हम इंडिया में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करेंगे, आपको जैसे करना है आप कीजिए। तो अल्टीमेटली फ्रांस की जो एस्पिरेशन थी वो उसके बाद खत्म हो गई। जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने अपनी सुपीरियर आर्मी, एम्यूनिशन, इस बात को ये रियलाइज किया कि हमारी जो आर्मी है, ब्रिटेन के पास ये समझ आ गई, क्योंकि ब्रिटेन आसानी से भारत पर ये लोग क्यों शासन कर पाए,
अब इसको एक जनरल तरीके से अभी आप लोग बोले कि मुझे बताओ कि क्यों इतनी आसानी से, ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमें आगे वो गलती नहीं दोहरानी है, हम एक तो ये हो सकता है कि उन्हें खोजते रहें, सभी नामों को बदलते रहें, जहां जहां हमें हमारे ब्रिटेन के भाई ये आक्रांताओं के नाम है, इनके इतिहास को मिटाया जाए। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि सीखने का तरीका, सीखने के तरीके में सर मेरा यूनिटी की कमी थी। कि भाई हमारे इंडिया में और हमारे ब्रिटेन में ऐसा क्या था कि ब्रिटेन इतनी आसानी से भारत को जीतता गया और हम हारते चले गए, जबकि हम इतना बड़ा देश थे, उनके इतने कम सैनिक थे, गिनती के मतलब कुछ हजार, 10-20-30, शायद 1 लाख भी टोटल उनके सैनिक नहीं आए, 10-20-50 हजार सैनिकों से उन्होंने पूरे सर भारत यूनिटी की कमी थी, कोई एक मेजर लीडर नहीं था लीड करने के लिए उस टाइम पे 1857। अवेयर नहीं, अलग अलग समुदाय में जहाँ पर जाकर अंग्रेजों से मिल गया था। सर एडवांस्ड वेपन्स नहीं थे। वेपन्स सर कोई नहीं थे। नेशनल नहीं थी। और तो जो बताओ भारत में कुप्रथाएं थी। अवेयर हम लोग नहीं। कुप्रथाओं में सर क्या लीडर नहीं था एक लीड करने के लिए। एक तो जैसे कुप्रथाएं बैटल थी ऑफ सर, और ना प्लासी जहाँ पर जाके मिल गया जात था। पात के लिए जो फिर लड़ाइयाँ जब होती थी, कुप्रथा थी। लैंग्वेज बैरियर, और जात पात की जो इंटरनल लड़ाइयाँ होती जो थी। तो अगर कहे इंटरनल जो प्रिंसली स्टेट्स होती थी वो जिम्मेदारी लड़ती थी आपस में। नहीं, अगर ये मैं कहूँ जैसे किसी ने लैंग्वेज बैरियर कहा, तो ब्रिटेन के लिए तो और ज्यादा बैरियर होगा। हम अगर बंगाल के मतलब भारत के लोग बंगाली नहीं समझ पाएंगे, वो लोग तो कुछ भी नहीं समझ सकते। तो लैंग्वेज तो मेरे ख्याल से बैरियर नहीं होना चाहिए। कुप्रथाएं बहुत बड़ा बैरियर था तेरी समझ से। जो ज्यादा महत्वपूर्ण बैरियर थे, ये सब भी महत्वपूर्ण है, कोई एक वो ना होना। पर सबसे बड़ा कारण जो मेरी समझ से, या आप सहमत हो सकते हैं, नहीं असहमत हो सकते हैं, भारत में हम बहुत से आक्रांताओं की बात करते हैं कि भारत में बड़े सारे आक्रमणकारी आए और बड़ी आसानी से बाबर, गजनी, गौरी और बहुत सारे अंग्रेज भी उनमें शामिल है, उससे पहले के भी हैं कई सारे। तो ये लोग भारत में आए और बड़ी आसानी से यहाँ के लोगों को हराते गए। उससे पहले शक आए, कुषाण आए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मतलब भारत में अगर इन्वेडर इनको कहा जाए तो ये सब इन्वेडर बड़ी संख्या में आए और बड़ी आसानी से यहाँ पर जीतते गए। कारण क्या था कि वो इतनी आसानी से जीतते गए? उनका एक महत्वपूर्ण कारण जो मेरी समझ से है, वो कुप्रथाएं हैं। हमारे देश में कुप्रथाएं जो है वो बहुत बड़ा कारण है। जैसे हमारी जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था ने बहुत बड़ा नुकसान, मतलब हम इस बात को शायद आज भी अभी भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। आज भी हम लोग अपनी जाति व्यवस्था पर बड़े गर्व के साथ विश्वास रखते हैं, पर ये जाति व्यवस्था हमारे देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बहुत कमजोर करती है। जाति व्यवस्था क्या करती है? यूनिटी नहीं बनाना व्यवस्था सर भेदभाव लाती है। भेदभाव की बात है, मतलब मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही केवल अगर बात करूं, भेदभाव वगैरह तो वो इंटरनल चीज है। सर डिवाइड कर देते हैं लोगों को। डिवाइड कर देती है मेजॉरिटी पॉपुलेशन। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। और हम क्या करते हैं, इस जाति व्यवस्था के जरिए से अपने ह्यूमन रिसोर्स को वेस्ट कर देते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम है कि ओनली कौन लड़ाई लड़ेगा? क्षत्रिय, फार्मर, दलित, वैश्य, अदर सेक्शन दे विल नॉट फाइट, उनका काम नहीं है। जो लड़ने वाली आबादी रह जाती है 3 से 4% रह जाती है, केवल 3 से 4, उसमें भी जो एलिट्स है, ठीक है, जो एक आम गांव का आदमी है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, उसे हमारे देश की व्यवस्था से बहुत फर्क नहीं पड़ता। केवल एलिट सेक्शन, उसका काम है वो अपनी सेना में कुछ लोगों को भर लेते हैं और वही लोग विश्वास करते हैं। भारत के लिए अंग्रेजों ने भी और उसके पहले लोगों ने भी, मतलब ये कई लोगों ने इस चीज को मेंशन किया है कि जब इन्वेडर्स भारत में आए तो हमारे जो बहुसंख्यक फार्मर्स थे, जो किसान था, वो खड़ा देखता रहता था बस, वो सेना आ रही है, वो सेना जा रही है। उससे कंसर्न नहीं था, उसे कोई इससे सरोकार नहीं था, क्योंकि उसे बताया ही ये गया कि भाई आपका काम ही नहीं, आप इससे बाहर रहो। उसके लिए कोई इससे मतलब नहीं था।
केवल ये जो सारी चीजें थी ये केवल एक विशेष सेक्शन तक और उस विशेष सेक्शन के भी एक विशेष हिस्से तक ही ये सारी चीजें सीमित थी। उसका इन सब से कोई सरोकार नहीं था और इसके कारण सरोकार ना होने के कारण वो व्यवस्था बहुत कमजोर हो गई। अगर हम ये कहते, अगर हम अपने किसानों को और आम आदमियों को, जैसा कि अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजों ने दलितों को, ठीक है, उन्होंने यहीं के लोकल लोगों को जाति व्यवस्था को तोड़कर उन्हीं को हायर किया। अंग्रेजों की सेना में अंग्रेज नहीं थे इतने, ठीक है। ये हम अभी 1857 का जब युद्ध पढ़ेंगे तब भी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि किस तरीके से ये जो नंबर गेम था, केवल 10% 15% लोग थे जो अंग्रेज सेना में अंग्रेज थे, बाकी इंडियंस थे। तो वो इंडियन लोग जो है किस तरीके से लड़ रहे थे, तो उन्हीं को शामिल करके अंग्रेजों ने भारत पर शासन स्थापित किया और उसमें बहुत बड़ा काम है जहाँ की ये जो जाति व्यवस्था जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स को वेस्ट कर देती है। वो कह देती है कि आपका काम ही नहीं है लड़ाई लड़ने का। बाबर के लिए हम जब बाबर की बात करते हैं, बाबर भारत में आया था तो केवल 10,000 लोगों के साथ भारत आया था और भारत की आबादी हमेशा ये याद रखिएगा करोड़ों में रही है। भारत की आबादी जब ये आया होगा उस समय लगभग 10 करोड़ से अधिक रही होगी। जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तब 37 करोड़ थी। जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तब 30-34 करोड़ थी। जब अंग्रेज आए थे और बाबर इन सब समय पर लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग हम लोग देश में थे। केवल 10,000 लोग हमें कैसे हरा सके, कैसे 10,000 लोगों ने इतने बड़े लोग, और ये अंग्रेज तो और कम आए थे, 3-4 हजार लोग शुरुआत में जो आए थे। तो जो पलासी का युद्ध है उसमें 800 या कितने लोग थे और उसकी बहुत बड़ी सेना थी। जब एग्जैक्ट हम जब हम बैटल ऑफ पलासी पढ़ेंगे तो ये हमारे जो इतिहास में जो कमी है उसको इंडिकेट करता है कि हमारी क्या कमी है, कैसे आज हमने जाति व्यवस्था के जरिए से अपने देश को खुद कमजोर किया। और जब हम कमजोर थे तो कोई भी आदमी बड़े आराम से आकर हमारे देश में शासन कर सका। तो हमारे को इतिहास में ये समझना है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो कुप्रथाएं हैं, कि किस तरीके का महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। अगर हम लोगों को पार्टिसिपेटिव बनाएंगे कि भाई सभी लोग आओ काम करो, सभी लोग बराबरी से काम करो और सभी लोग देश को आगे बढ़ाने में योगदान करो, महिलाओं को भी हिस्सेदारी दी जाए कि भाई महिलाओं को भी आज की बात समय में ये बात अच्छी है कि कुछ हद तक ये बात अप्रिशिएट हो रही है कि महिलाओं को भी फोर्सेस में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है और कहा है कि नहीं, आप क्यों महिलाएं सिक्योरिटी फोर्सेस में ना जाए। ऐसा कहीं कोई नियम है जो ये कहता हो कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो सकती है तो आदमी के साथ भी हो सकती है, अगर औरत के साथ हो सकती है, तो अगर फौज में जाने के जो हमारे ना भेजने के औरतों को कारण है वो बहुत ही लचर है, बहुत लचर है। डिफेंस फोर्सेस में सब बराबर है, वहां पर सब कर सकते हैं और आज विमेन ने प्रूव किया है। अब चाहे फाइटर पायलट हैं या आर्मी में भी अब तो शामिल हैं, तो उन्होंने ये दिखाया है कि कैसे वो महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है। और अगर हम महिलाओं को बाहर निकाल देंगे तो आबादी का कितना हिस्सा हमने बाहर निकाल दिया। हम हैं तो 10 करोड़, 10 करोड़ में से हमने सारी 50% 50% तो औरतों को बाहर कर दिया। 5 करोड़ तो हम वैसे ही रह गए कि नहीं नहीं तुम्हारा काम चूल्हा चौका करना है तो अपने अपने घरों में बैठो। तो 5 करोड़ तो हम यहाँ कम हो गए। बाकी फिर 5 करोड़ में क्या किया हमने, तरह तरह के सेगमेंटेशन कर दिया, भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। रह गए फोर्सेस में वो करने के लिए 5% या 4% या 3% क्षत्रिय, ठीक है, सो कॉल्ड क्षत्रिय, इसको हम अपने वर्णा सिस्टम में बोलते हैं। तो 5 करोड़ का 3% 4% कितना होगा, करना तो भाई 15 लाख। 15 लाख लोगों का ही काम रह गया डिफेंस करने में। अब जो 15 लाख लोग बचे हैं, इनमें हो सकता है 15 लाख लोग लड़ना ना चाहते हो, हर कोई तो नहीं लड़ना चाहता, हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटी हो सकती है। तो हो सकता है इनमें 2-4-5 लाख लोग ही लड़ाई लड़ने के लिए बच गए। आप इन 2-4-5 लाख लोगों से विद पुअर वेपन्स, नो यू नॉट यूनाइटेड सिस्टम, ठीक है, कोई लीडरशिप नहीं है, नो यूनाइटेड लीडरशिप, ठीक है, वेपन है नहीं,
एमुनेशन आपके पास है नहीं, पुराने तरीके के हथियारों से लड़ना चाह रहे हो, अनऑर्गेनाइज्ड आर्मी है। अच्छा, फिर करप्शन है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमने अभी बात नहीं करी। बाकी सब कुप्रथाओं के अलावा ये भी एक बहुत बड़ा सिस्टम है, करप्शन। भारत के ज्यादातर युद्धों में भारत की हार का एक बहुत बड़ा कारण क्या है? करप्शन। बैटल ऑफ पलासी इसका आइकन है, इसका सबसे बड़ा, जिसने भारत में अंग्रेजों के शासन को स्थापित किया। हम लोग करप्शन को मामूली चीज मानते हैं, पर करप्शन कितना खतरनाक हो सकता है। 1757 में केवल 3 लोग, नगर सेठ, ओमीचंद, सर कासिम जो था वो अलग हो गया था सर, करप्शन के ही चलते। और और एक और मोहम्मद बिन कासिम। मीर जाफर। कासिम, हाँ कासिम, जाफर या कासिम? जाफर। मीर जाफर। ये 3 लोग थे, जाफर, ओमीचंद और नगर सेठ। इन्होंने पलासी के युद्ध को सीधा करा दिया। क्लाइव ने कुछ भी नहीं किया, एक भी आदमी ने लड़ाई नहीं लड़ी। क्लाइव ने इनको कुछ कुछ पैसे पहुंचाए, लड़ाई खत्म। तो ये जितने रह भी गए थे, इन्होंने भी लड़ने से मना कर दिया, इन्होंने भी लड़ाई लड़ी। तो हमें ये मतलब सिग्निफिकेंस, मतलब इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जरूरी है कि इतिहास को हम समझें। कि इतिहास इसलिए नहीं कि हमारे को नाम बदलने हैं कि भाई वो आया था तो अच्छा, जितनी जितनी सड़कों पर अंग्रेज लोगों के नाम है सबको नाम बदल दो, बॉम्बे नाम को मुंबई कर दो। ठीक है, उसका एक सिंबॉलिक असर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं कुछ हो सकता। मद्रास का नाम आप चेन्नई कर देंगे, उससे इतिहास से आपने कुछ नहीं सीखा। इतिहास से जो सीखना है वो शायद अभी सीखना बाकी है। आज भी हमारे देश में ये सारे सिस्टम, चाहे जाति व्यवस्था का सिस्टम हो, चाहे विमेन वाला इशू है, या और जितने करप्शन है, ये सारे सिस्टम हमारे देश में उतनी ही शक्ति से काबिज है। और जब ये सिस्टम ऐसे ही काबिज रहेंगे तो क्या हो सकता है, वही चीज, हिस्ट्री कैन रिपीट इटसेल्फ। इफ यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री, देन हिस्ट्री कैन रिपीट इटसेल्फ। इट्स वेरी वेल पॉसिबल। तो यहाँ पर हमारे जो इतिहास का प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम समझे कि इतिहास को हमें बदलना है, इतिहास नया कुछ लिखना है, तो हमें कैसे काम करना है। चलो, तो अभी के लिए हम यहीं पर इसको रोकते हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कल की क्लास में शुरू करेंगे। आप लोग इसको पढ़ लेना, हिंदी इंग्लिश में ये दोनों में नोट्स अवेलेबल हैं। आप लोग पढ़ लोगे तो आसानी होगी। फैक्चुअल हिस्से को हमें जरूर याद करना है। ये देखो, ये सारी कहानियां जो अभी हम बात कर रहे थे, वो सारी कहानियां कल हम इन पर चर्चा करेंगे कि कैसे हमने अपना इतिहास। तो आपको ये नोट्स जरूर ध्यान से पढ़ने हैं और लर्न करना है, फैक्ट्स को याद रखना है। ठीक है, आज की क्लास हम क्षत्रियास कौन है? क्या चीज? क्षत्रियास। क्षत्रियास कौन है? यस सर। हमारा वॉरियर क्लास। वर्ण, वर्ण में क्षत्रिय नहीं होते, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। हमारा वर्ण सिस्टम ये कहता है ना, तो वर्ण सिस्टम में हम ऐसे डिवाइड करते हैं। ओके सर। ठीक है, चल ओके, चलिए टेक केयर, पढ़ाई करना। डे सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।